वेलकम टू टुडेज लेक्चर। सो अब तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में क्या क्या पढ़ा था, हम एक बार वो देख लेते हैं। वन सेकेंड। ओके, लेट्स स्टार्ट। कि अब तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस देखा, कंडक्टर इंसुलेटर देखा, अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग क्या होता है वो देखा। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में देखा, फिर कूलम्स लॉ के बारे में हम पढ़े, फिर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में देखा। फिर हम आए कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, फिर उसके फील्ड के बारे में पढ़ा, गॉस लॉ के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। क्लियर है? सो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको गॉस लॉ का फॉर्मूलास यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये हमने देखा था कि ये जो Q क्या है, Q है जो इनसाइड ए गॉसियन सरफेस जितना चार्ज आपका है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ओके, ये हमने ये जाना था। ये चार्ज हमने देखा था कि इनसाइड जितना है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जितने भी चार्जेस बाहर भी है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम मेजर कर लेते हैं। अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हम क्या देखेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट डिफरेंट बॉडीज में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हाउ वी विल अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट एलिमेंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम देखेंगे कि गॉस लॉ कैसे हल करता है उसे फाइंड करने में। क्लियर है? तो पहला वाला देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो कि काफी लंबा है, तो इसके कारण हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर। ठीक है, तो हमें पहले गॉस लॉ में क्या बताया गया है, गॉस लॉ बोला कि एक गॉसियन सरफेस आप सिलेक्ट करो। ठीक है, तो इस केस में हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम किया ऑफ लेंथ L। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने एज्यूम किया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स x डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये हमें दिया गया है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकल रहा है वो किस किस डायरेक्शन में जाएगा। एक ये सरफेस से जाएगा S1, एक ये S2 सरफेस से जाएगा, S2 सरफेस, ये S1 सरफेस है, ये S2 है, तो S2 सरफेस से निकलेगा फ्लक्स इस डायरेक्शन में। S1 सरफेस पे इस सिलेंडर के पूरा 2 पाई RL सरफेस एरिया में निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और S3 में इस तरफ निकलेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो इस सरफेस पे एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में होगा। क्लियर? दूसरा पेन यूज कर रहा हूं मैं।
अब देखिए H2 सरफेस में, ये सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और इस कहीं पे भी इस पूरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा, और एरिया वेक्टर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहेगा। ये क्लियर है आपको, समझ में आ गया ये आपको? इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो तो इस जगह पे राइट पे रहेगा, लेकिन पूरे सरफेस पे कैसे रहेगा? रेडियली आउटवर्ड। और जो एरिया वेक्टर है वो भी नॉर्मल टू द सरफेस रहेगा। तो ds1 और E वेक्टर जो है वो 0 डिग्री रहेंगे, दोनों के बीच 0 डिग्री होगा। तो हम लिख सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, लिख सकते हैं। अब हमें E डॉट ds को कैसे, सरफेस 1 के लिए E डॉट ds प्लस सरफेस 2 के लिए E डॉट ds प्लस सरफेस 3 के लिए E डॉट ds, ये लिख सकते हैं हम। सरफेस 1 का आप देखिए, सरफेस 1 में क्या है? E डॉट ds क्या है? ये तो E है, ds इंटीग्रेशन ds प्लस E इंटीग्रेशन ds, ds2 ये ds1 और सरफेस h2 प्लस इंटीग्रेशन E को बाहर ले आए तो इंटीग्रेशन ds सरफेस 3 के लिए। तो ds1 कितना है? E डॉट इंटू 2 पाई RL, क्योंकि E और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 है, तो ये cos 0 हो जाएगा इधर। E डॉट 2 पाई RL cos 0 डिग्री प्लस ये तो हो जाएगा 0, क्योंकि जो एंगल है इन दोनों के बीच में ये 90 है। अब सरफेस 3 में भी हो जाएगा 0, सरफेस 2 ये है, यहाँ पे भी 90 है दोनों के बीच में एंगल, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 90 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये कितना आया? E इंटू 2 पाई RL। क्लियर है, समझ में आ गया ये आपको? ये हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या पता है कि dq जो होता है, लैम्बडा जो होता है वो dq बाय dl होता है। ये हमें पता है। किसी भी एक लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे निकालते हैं? लैम्बडा से। वो होता है dq बाय dl। तो अगर हम L लेंथ के लिए निकालें तो इंटीग्रेशन dl इक्वल्स टू dq। L लेंथ के लिए हम निकालेंगे, ये सम करेंगे एक एक पार्ट करके, तो लैम्बडा L इक्वल्स टू q आ जाएगा। तो हम इस फॉर्मूले में E डॉट ds ये कितना आया? E इंटू 2 पाई RL, और q कितना है? लैम्बडा L, और एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा। तो यहाँ पे E का वैल्यू क्या निकल के आया? L कैंसिल हो जाएंगे, लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। समझ में आ गया ये आपको? नोट कर लीजिए, 2 मिनट दे रहा हूं मैं इसका प्रूफ। ओके, क्लियर है? आगे बढ़े हम। अब हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। एक प्लेन शीट है, थिन शीट, उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है,
होल ओवर द सरफेस। ओके, तो उसके कारण हमें एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे भी यहाँ पे हम एक गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। गॉसियन सरफेस होगा सिलेंड्रिकल, जिसका सरफेस एरिया ए हो। क्लियर है? तो हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हम चूज कर लिए। अब फॉर्मूला लगाते हैं, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब ई डॉट डी एस देखिए, जो इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, और इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस डायरेक्शन में है, और जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ओके, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। क्लियर है? तो हम ये सरफेस लिख सकते हैं, ये S1 ले जाइए, ये सरफेस S2 ले जाइए, और ये S3 ले जाइए। क्लियर? समझ में आ गया आपको ये? क्लियर है? ठीक है। तो जो E डॉट डी एस आएगा वो सिर्फ इसके कारण आएगा और इसके कारण आएगा, इसके कारण 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, E को बाहर लिखाइए, और ये इंटीग्रेशन डी एस सरफेस 1 प्लस E इंटीग्रेशन डी एस S2 इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या होगा, E एरिया हमको दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, तो E डॉट A cos 0 डिग्री प्लस E डॉट A cos 0 डिग्री। अब हम जानते हैं शीट के लिए डिफाइन होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो सिग्मा से डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है dq बाय dA। अब सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ dA इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dq, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लिए, तो सिग्मा इंटू A इक्वल्स टू Q, ये लिख सकते हैं हम। तो सिग्मा A लिख सकते हैं Q की जगह, और ये एप्सिलॉन नॉट, तो 2EA इक्वल्स टू सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट। ए कैंसिल हो गया, तो E कितना आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ए थिन सरफेस इनफाइनाइट प्लेन शीट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्लियर है? ये आपको नोट कर लीजिए इसे। फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे। बहुत ही आसान है, थोड़ा ध्यान देना है बस। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रूफ। ओके, ये क्वेश्चन है एक तरीके से, लेकिन मैं आपको ये प्रूफ की तरह करवा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो सीट है, सीट 1 और सीट 2। सीट 1 का जो चार्ज डेंसिटी दिया है वो सिग्मा 1 है, और सीट 2 का जो चार्ज डेंसिटी दिया है वो सिग्मा 2 है। क्लियर है? और हमें दिया है कि सिग्मा 1 जो है सिग्मा 2 से बड़ा है और दोनों ग्रेटर देन 0 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो हमें फाइंड करना है कि फाइंड, क्वेश्चन ये है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पोर्शन 1, 2 and 3। इस पोर्शन में, इस पोर्शन में और इस पोर्शन में हमें
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर? तो हम कोई भी एक यहाँ पे एक पहले हम 1 के लिए निकालेंगे। 1 पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे सिग्मा 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेगा? इस डायरेक्शन में। ड्यू टू सिग्मा 1 कितना रहेगा? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या E1 का वैल्यू है, E1। अब E2 कितना रहेगा? E2 रहेगा, E2 किसके कारण है? C2 के कारण। वो C2 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ रहेगा? वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। उसका वैल्यू कितना आएगा? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो रीजन 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 आया, तो वो कितना है? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड है। अगर मैं यूनिट वेक्टर एक ले लूं आर कैप इस डायरेक्शन में, तो ये इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं हम, माइनस आर कैप होगा। क्लियर है? ये इस डायरेक्शन को हम माइनस आर कैप लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर है ना, नेगेटिव एक्स एक तरीके से देखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है क्वेश्चन? अब पोर्शन 2 रीजन 2 के लिए हम देखेंगे। यहाँ पे मैं कोई भी पॉइंट लिया तो सीट 1 के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। और सीट 2 के कारण इस पे फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ। तो ये E1 माइनस E2 हो जाएगा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। E1 कितना है? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और हमें पता है सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2, सो इसका डायरेक्शन आर कैप होगा। वर्ड्स राइट। क्लियर है? समझ में आ गया? ये इसे मैं इरेज कर ले रहा हूं। अब रीजन 3 के लिए हम देखते हैं। ओके, रीजन 3 में सीट 1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, सीट 2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ। तो E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 कितना है? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 कितना है? सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या है? आर कैप। इसी डायरेक्शन में हम आर कैप यूनिट वेक्टर लिए थे। क्लियर? समझ में आ गया आपको? नोट कर लीजिए। पहला वाला मैंने इरेज कर लिया, सॉरी फॉर दैट। फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ। रीजन 1 के लिए आएगा E1 प्लस E2, सेम आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन चेंज हो गया, माइनस आर कैप। रीजन 2 के लिए क्या आया? E1 माइनस E2, तो कितना आया? सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन आर कैप। नोट कर लीजिए इसे, आप समझना इंपॉर्टेंट है, बाकी आप खुद भी लिख सकते हैं बाद में इसे। क्लियर? लिख लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे क्या बोला है? क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे दो पॉजिटिव सीट की जगह 2 अपोजिटली चार्ज प्लेट है। 2 अपोजिट चार्ज प्लेट है। यहाँ पे भी सेम प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा का चार्ज डेंसिटी सेम है, बट अपोजिट इन चार्जेस। क्लियर है? तो रीजन सेम क्वेश्चन है, रीजन 1 2 3 पे निकालिए। तो रीजन 1 पे हम देखते हैं, इस पे प्लस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह,
माइनस सिग्मा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ। क्लियर है? तो नेट फील्ड कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सीट 1 माइनस सिग्मा ऑफ 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू सीट 2। तो ये आ जाएगा 0। रीजन 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। क्लियर है? अब रीजन 2 में देख लेते हैं। रीजन 2 में कोई भी पॉइंट लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू प्लस सिग्मा किस तरफ, इस तरफ, हाँ दूर उससे, और माइनस सिग्मा के कारण भी इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो E1 प्लस E2, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इन डायरेक्शन आर कैप। तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इन आर कैप डायरेक्शन। आर कैप ये वाला है इस डायरेक्शन में। क्लियर? सिमिलरली रीजन 3 के लिए आप देख सकते हैं। रीजन 3 में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट प्लस सिग्मा किस तरह, इस डायरेक्शन में, और ड्यू टू माइनस सिग्मा इस तरफ। तो यहाँ पे भी रीजन 3 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 माइनस E2 दैट इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इक्वल्स टू 0। क्लियर है? समझ में आ गया? ऑल क्लियर? नोट कर लीजिए इसे तुरंत। डाउट है तो पूछिए, डाउट सेक्शन में मैं आपको आंसर तुरंत दूंगा कुछ ही देर में। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में हम CBSE NCERT आप पूरा सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 8 तक तो हम कर चुके हैं डिस्कस, उसके बाद भी काफी क्वेश्चन है वो पूरा कीजिए, वही डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे उसके बाद। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली थिन स्फेरिकल सेल, ये निकालना है। एक स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। तो एक स्फेरिकल सेल दिया हुआ है, यहाँ पे आप नोट कीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड है हर जगह पे, 4 जगह पे दिखाया लेकिन ये हर जगह पे रेडियली आउटवर्ड है। क्लियर है? अब यहाँ पे भी हमें एक गॉसियन सरफेस एज्यूम करना होगा। अब हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि चलो सर्कल जो स्फेरिकल सेल दिया है, ओके, उससे छोटा गॉसियन सरफेस ले सकते हैं या फिर उससे बड़ा गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। ठीक है, अगर हम एक बड़ा गॉसियन सरफेस लिए और रेडियस r, गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस इक्वल्स टू स्मॉल r। ठीक है, तो अभी हम उस पे फॉर्मूला लगाएंगे, E डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लगाएंगे। और E और एरिया वेक्टर और E का डायरेक्शन सेम ही होगा क्योंकि दोनों ही नॉर्मल एंड रेडियली आउटवर्ड है। तो ये हम लिख सकते हैं डायरेक्ट E इंटू डी एस इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हम लिख सकते हैं E इंटू, अब इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या, सरफेस इंटीग्रेशन, तो इसका एरिया क्या है 4 पाई r स्क्वायर गॉसियन सरफेस का, q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट हम रेडियस सर्कल के बाहर लेते हैं तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, q बाय
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। क्लियर है? अब सपोज गॉसियन सरफेस हम लिए, अब रेडियस आर डैश और ये इसके अंदर लिए, तो फॉर्मूला लगाते हैं ई डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज जानते हैं, कंडक्टर पे जो चार्ज रहता है वो सरफेस पे रहता है, तो अगर हम गॉसियन सरफेस लिए तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा? 0। तो ई डॉट डी एस जो होगा, क्यू जो होगा वो 0 होगा, तो इवेंचुअली ई जो आएगा वो 0 आएगा इनसाइड ए गॉसियन सरफेस। क्लियर है? तो हम नेक्स्ट में देख सकते हैं ग्राफ जो कि रेडियस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया गया है। तो ये हम जान लिए कि जब हम पॉइंट रेडियस के अंदर लेंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा, 0 आएगा। और जैसे हम जैसे ही सरफेस पे पहुंचेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और जैसे ही हम रेडियस उसके सर्कल के बाहर चले जाएंगे तो वो उसका वैल्यू क्या आता है? इक्वल्स टू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर जितना बड़ा होता जाएगा तो वो इसका ग्राफ ऐसे आएगा, क्यू बाय आर स्क्वायर के डिपेंडेंट रहेगा वो, तो वो डिक्रीजिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आएगा। तो ई वर्सेस आर का आप ये ग्राफ देख सकते हैं काफी इजीली। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये आपका कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का चैप्टर। और मैं आपको बताऊं तो आप सीबीएसई एनसीईआरटी बुक जो है क्वेश्चन 8 के बाद 9 से जितना भी है वो सॉल्व कीजिए, अच्छे से एकदम ध्यान लगा के सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे। सो बिना सॉल्व के अटेंड मत कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, आएगा अटेंड कीजिएगा और सॉल्व करने का पूरा कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम है। अभी कोरोना का समय है, कोरोना हुआ है तो काफी फ्री है आप अभी, तो यही पढ़ाई कीजिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।